जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं। जो आज का विषय है वो है आपका रीजनिंग का। और रीजनिंग में जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के चर्चा का विषय रखेंगे। फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर चीजों को भी पढ़ेंगे। उसके आधार पर भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो आगामी परीक्षाएं हैं, एसएससी जीडी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है, आपका उत्तराखंड एसआई को लेकर के जो रीजनिंग का पार्ट आने वाला है, उन सब की क्या एक भूमिका होती है इन परीक्षाओं को निकालने के लिए, और रीजनिंग को क्यों कहा जाता है कि 100% गेनिंग पार्ट है। और अगर आप इस पे मेहनत कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में एक मदद मिलेगी। इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा रख करके प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं, बात करता हूं, उनको समझाने का काम करता हूं। आइए, आपका स्वागत है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करते हैं रीजनिंग को लेकर के। ठीक है, रीजनिंग को लेकर के मैं आपसे चर्चा करता हूं कि रीजनिंग का पार्ट जो हमें देखने को आ रहा है, रीजनिंग का पार्ट, इसमें क्या क्या चीजें हैं और किस तरह का इसका स्वरूप है, क्या क्या चीजें इसमें पूछेगा, उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो रीजनिंग में अगर मैं आपसे अगर बात करता हूं, जैसे पेपर ले लेता हूं, अगर मैं बात करता हूं उत्तराखंड एसआई को लेकर के, जो अभी 2-3 दिन पहले जिसकी विज्ञप्ति आई है, नोटिफिकेशन आया है, या मैं एसएससी के लेवल के पेपर को लेकर के जैसे जीडी की परीक्षा है उस पर चर्चा कर लेता हूं, या मैं आपसे अगर बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी वैकेंसी जा रखी है, पुलिस की एक बड़ी वैकेंसी जा रखी है, उसको लेकर के चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें अगर मैं जैसे उत्तराखंड एसआई की परीक्षा देखता हूं तो इसमें लगभग 50 नंबर के क्वेश्चन आने वाले, जिनकी वैल्यू भी 50 नंबर ही रखी गई है। 50 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 क्वेश्चन जो है 50 नंबर की वैल्यू रख रहे हैं, 50 नंबर की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। और इसी प्रकार से जो आपका रीजनिंग का पार्ट है जो एसएससी जीडी का है, उसमें 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आएंगे। और ये 20 क्वेश्चन जो है 20 नंबर की है, 40 नंबर के होंगे। ये 20 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये 40 नंबर के हो गए। इस तरह से देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका जो क्वेश्चन आएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है वो आपका 37 क्वेश्चन आने वाले, इनकी भी मार्किंग 2 नंबर रखी गई है। तो लगभग ये आपका 2 नंबर की मार्किंग रखते हैं तो 74 नंबर तक का पार्ट इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लगभग 35 से 40, 37 है, 37 का अगर हम 2 से गुणा करते हैं 74, तो इस तरह से ये आप रीजनिंग के पार्ट को देखो। तो इन पार्टों में अगर बात की जाए 50, 40, 74, ये नंबर जो है एक क्वेश्चन को बनाने के बाद जैसे दोहराव मिल रहा है, यहाँ पर 50 में से 50 मिल रहे हैं। तो आपको मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप रीजनिंग के पार्ट पर मेहनत करते हैं तो इस वाले पार्ट में आप आराम से 45 प्लस नंबर खींच सकते हैं। 45 प्लस नंबर आ सकते हैं। जैसे ये है आपका 40 नंबर, तो लगभग मान के चलिए आप 35 प्लस चल सकते हैं। इसमें अगर बात की जाए तो आप लगभग 68 प्लस नंबर मूव कर सकते हैं। ये ऐसा बैलेंस होता है, अगर हम प्रैक्टिस करें, ध्यान से पढ़ें और बार बार मैनेजेबल करें तो ये चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। तो इसीलिए जो परीक्षाएं हैं उनमें अगर रीजनिंग का पार्ट आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि सारे सब्जेक्टों में सबसे ज्यादा नंबर अगर गेनिंग इसमें की जा सकती है तो वो रीजनिंग का पार्ट है। और लेकिन डिपेंड क्या है, प्रैक्टिस। अगर आपकी भरपूर प्रैक्टिस है, सही प्लानिंग है, सही तरीके से आप चीजों को देख रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत जोर डाल करके ये कह रहा हूं कि रीजनिंग विषय को आप अपने कमजोर ना करें, या उसको ऐसा ना समझे कि हम परीक्षा में जाकर के ही उसको मैनेज करेंगे, बल्कि आप उसके लिए पहले तैयारी करें, उसको इकट्ठा करें, चीजों को बार बार प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे उतना ही ज्यादा निखार आपके रीजनिंग के पार्ट में आएगा। और अगर आप इन नंबरों को गेन कर रहे हैं तो उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और परीक्षा भी आपके पास निकट हो जाएगी और उत्तीर्ण होने की समकक्ष आप पहुंच जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं इन्हीं सब बातों के साथ। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमसे बोल रहा है कि उस विकल्प का, आपको उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ये रीजनिंग का वर्बल पार्ट है और इसमें यह परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कह रहे हैं कार का संबंध ड्राइवर से है, उसी प्रकार से हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? तो कार को चलाने वाला एक चालक होता है जिसे हम ड्राइवर बोलते हैं, तो उसी प्रकार से हवाई जहाज को चलाने वाला जो चालक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैप्टन।
आपका हॉस्टेस, पायलट और कंडक्टर। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो पायलट होगा, उसका आंसर क्या होगा, पायलट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैनेज करेंगे। अब इसी के साथ साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें एक चित्र के रूप में हमें चीजें समझाई गई हैं। उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा चित्र पहले से संबंधित है। अब ये किसका क्वेश्चन है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन की भी एक अच्छी खासी संख्या परीक्षा में आते हुए दिखाई देती है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या चीजें दे रखी है, एक बार ध्यान से देखेंगे। इसमें एक चित्र दे रखा है और इसकी तुलना दूसरे चित्र से कर रखी है, उसी को दूसरे रूप में बता रखा है। तो इस चित्र, इसी जिस प्रकार से ये संबंधित है इससे, वैसे ही ये किससे संबंधित होगा, ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो आप इसमें देखिए, यहां पर हमें 4 खाने दिख रहे हैं, तो इसका डिवाइडेशन हो गया, 2 ही खाने हो गए, और नीचे वाला हिस्सा ब्लैक कर रखा है। यहां पर 4 खाने दिख रहे हैं, तो इसमें इधर का हिस्सा आपका ब्लैक कर दिया। इसी प्रकार से इसमें 2 खाने, तो 4 खाने करके एक हिस्सा ब्लैक कर दिया। इसी प्रकार से 2 खाने, तो इसमें 4 खाने कर दिए और ऊपर का हिस्सा ब्लैक कर दिया। तो इसी प्रकार से ये चित्र किसके समान होगा, तो सीधी सी बात है, 4 है तो 2 हो जाएंगे और 2 खाने। अब देखो ये वाला चित्र देखो, इसमें करते कैसे हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बी ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो बी ऑप्शन आपका ऊपर नीचे दिखा रहा है और उसकी शैली में क्या है, ठीक वही है, तो इसीलिए बी ऑप्शन कट हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं डी ऑप्शन की, ये भी कट हो गया। अब ले दे करके हमारे पास ए और सी ऑप्शन बचता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो ए है ऊपर आपका सिंपल रख दिया और नीचे वाला ब्लैक कर दिया, दोनों एक जैसा चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख लीजिए, इधर वाला ब्लैक कर दिया, इधर ब्लैक, दोनों ठीक हो गया, दोनों चित्र समानता दिखाई दे रही है। अब इसमें पकड़ते हैं, तो इसमें आपका कितना दिखाई दे रहा है, आपके 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 4 हो जाएंगे, तो दोनों में 4 दिखाई दे रहे हैं। अब ब्लैक कहां का हिस्सा होगा, तो आपने देखा कि ब्लैक जो है वो आपका नीचे का हिस्सा हो रहा है। ये जैसे इसमें 2 थे तो अब यहां 4 करके नीचे का ब्लैक कर रखा है, तो ऐसे ही इसका हम 2 है तो 4 करेंगे तो नीचे का हिस्सा ब्लैक करेंगे, तो अपने आप ये आंसर कौन सा निकल गया, सी आंसर निकल गया। इस तरह से हम इसको तेजी से परीक्षा में बनाएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल आपसे कह रहे हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद का चयन करिए। अब इसमें आपको जो ये दे रखा है प्रश्न, उसके आधार पर सोचना है और निम्न प्रश्न का उत्तर जो है इसमें आपको निकालने का काम करना है। आइए चर्चा करते हैं। इसमें दे रखा है आपको गेम। आइए इधर देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है गेम, GAME। अब ये गेम को क्या लिखता है, आपका 26 लिख देता है, गेम को कहता है 26 लिखता है। अब 26 कैसे बनता है या क्या स्वरूप होगा, उसको हम एक बार सर्च करेंगे। अब जैसे मैंने कहा गेम है, दूसरा है आपका HCNG, ये दे रखा है आपका 32। अब मैं इसको देखता हूं कि जैसे आपका GH प्लस का 1 की वृद्धि हो रही है, A और C प्लस के 2 की हो रही है, MN प्लस के 1 की हो रही है, EFG प्लस के 2 की हो रही है, और मैं इसको जोड़ दूं 2 3 4 5 और 1 6, तो अगर 6 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये आपका इस तरह से जोड़ करके 32 हो गया होगा। अब इसी प्रकार से तीसरा है IDO और H। अब मैं इसको करता हूं तो H से हो रहा है I, तो ये H से I हो रहा है, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका C से D हो रहा है, तो C से D प्लस का 1 हो रहा है, MNO प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, GH प्लस का 1 हो रहा है। तो ये देखो आप 4 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और 4 जुड़ करके कितना हो जा रहा है आपका 36, तो ये 36 बन गया। तो इस तरह से मैंने जोड़ा है। इसी प्रकार से आपका 36 है, फिर आपने देखा कि 6 और जुड़ गया, 42 हो गया। फिर 42 में भी आपने देखा कि क्या कहते हैं 6 जुड़ गया, 48 हो गया। तो अब मैं इस लास्ट वाले को देख रहा हूं। ठीक है, अब इस लास्ट वाले से तुलना कर रहा हूं, सेम एज इट इज चलेगा नीचे। तो ये हो गया आपका LGRK, ये दे रखा है आपका 48। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो 52 होना चाहिए, और अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो 54 होना चाहिए। 54 के मेरे पास 2 आंसर दिखाई दे रहे हैं और 52 का एक आंसर दिखाई दे रहा है। डी वाला ऑप्शन अपने आप ही क्या हो गया, कट हो गया। इस तरह से इसको फटाफट करेंगे। अब देखते हैं, जैसे मैंने कहा LM, GH, RS और KL, बी वाला आंसर जो है मेरे को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको अल्फाबेट्स मालूम होने चाहिए, ABCD का स्वरूप, उसमें नंबरिंग का स्वरूप। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप इसे याद करें। जब मेरी बेसिक क्लासें चलेंगी उस समय मैं आपको सारी बातें एक एक करके समझा दूंगा, तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका आ गया M, यह हो गया H, S और L, ये आपका 52 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो L से हुआ आपका M प्लस का 1, G से हुआ H, R से हुआ S और R से हुआ S और K से हुआ L प्लस का 1। तो टोटल कर देंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये क्या हो गया 52। तो इस प्रकार से मैं औरों को सर्च नहीं करता हूं और डायरेक्टली कह देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है।
अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे बोलूं कि कैसे बनेगा या किस तरह से करना है, अब यहां पर ये है तो क्वेश्चन क्या कहता है रीजनिंग का, लेकिन आपको यहां पर डिविजिबिलिटी का रूल मालूम होना चाहिए और विभाजिता का नियम जब मालूम होगा तब आप इसे समझ कर सकते हैं। अब जैसे विभाजिता का नियम में 11 का नियम क्या है, उस 11 के नियम के आधार पर ये चीजें टूटते हुए दिखाई दे रही। जैसे मैंने कहा 9, 10 और 1 11, इसका योग 11, 11 डिवाइडेड बाई 11। जैसे मैंने कहा 2 और 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, तो आपने कहा क्या कहता है 0। इसी प्रकार से 3 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 5। तो मैंने ये कहा कि जो संख्या आपकी ये है ए, आपका बी और आपका डी, ये तीनों संख्याएं जो है 11 से कट जा रही है। 11 से विभाजिता का नियम आ रहा है सम माइनस विषम बराबर 0 या 11 के गुणज, ये नियम होता है। तो आपने देखा कि इन तीनों में ये देखिए 11 हो जा रहा है, 11 से विभाजिता का नियम, इसको विषम संख्या स्थानों को जोड़ करके सम स्थानों से घटा दे रहा हूं तो 0 हो जा रहा है, ऐसे विषम को जोड़ करके सम से घटा दे रहा हूं तो 0। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये तीनों संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं, लेकिन यह वाली संख्या जो दे रखी है आपको ना, ये 11 से विभाजित नहीं होती। जैसे 7 8 9, 9 में से अगर मैं 4 चला गया तो कितना बच जाएगा आपका, 9 में से 4 चला जाएगा 5, तो वो 11 से विभाजित नहीं है, इसीलिए जो आउट हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इसको बना लेंगे। तो 11 से विभाजिता का नियम अगर आता होगा तो हम इसे तेजी से बना सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य तीन की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। अब हमें इस चीज को समझना है, एफ जी एच दे रखा है। अगर मैं आपसे एफ जी एच के बारे में बात करता हूं पहले वाले में ना, अगर यहां पे लिख करके समझा देता हूं, एफ जी एच है तो एफ से हुआ जी, जी से हुआ एच, प्लस का 1 मूव कर रहा है, प्लस का 1 मूव कर रहा है। ए से हुआ बी, बी से हुआ सी, इसमें भी प्लस का 1 मूव कर रहा है। ठीक है, यू से हुआ भी, भी से हुआ डब्ल्यू, प्लस का 1 मूव कर रहा है। अब सी से हुआ डी, होना क्या चाहिए सी से डी, लेकिन हो क्या रहा है ई, और फिर हो रहा है जी। तो ये वाले में ये व्यवस्था, ये जो इस समानता ये नहीं चल रही है, इसी के कारण से इसका जो आंसर बनेगा, मतलब कि कौन सा इसमें आउटेड है, ये पूछा है ना आपसे, इसमें पूछा है कि कौन सा इसका उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैनेज हो जाएगा, तो इसको समझ करके आप मैनेज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दे रखा है एक कूट भाषा में यदि टेबल को BEDNI लिखा जाता है तो CHAIR को इजोटी लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में BENCH को क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये टेबल को T आपका ABLE इसको क्या लिखता है, तो मैंने कहा इसको लिखता है VE और आपका D आपका N और I लिखता है। ठीक हो गया। अब देखो आपने कहा TUV, आपने कहा प्लस का 2 चल रहा है। ठीक हो गया। बी से सी से डी से प्लस का 2 कर रहा है और LMN प्लस का 2 कर रहा है। अब ए से हो रहा है ई, तो BCDE ऐसे जा रहा है, EHIJKL बहुत लंबा अजीब सा हो रहा है। तो अब यहां पर एक बार समझें, यहां पर क्या है कि आप सब जानते हो कि वोवेल्स क्या क्या होते हैं, AEIOU, ये अल्फाबेट्स हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसके स्वर कहलाते हैं, आपका वोवेल्स कहलाते हैं। तो अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ए के बाद ई दिखाई दे रहा है, एक अक्षर बढ़ करके आ रहा है, और इसी प्रकार से ई के बाद क्या दिखाई दे रहा है, आई, एक अक्षर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वोवेल्स का एक अक्षर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर इस तरह से। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको दूसरा दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है CHAIR दे रखा है। अब इसमें आपको क्या कोड दे रखा है, EJEO और T। अब इसमें देखो CDE प्लस का 2 जा रहा है, HIJ प्लस का 2 जा रहा है, आई, अब देखो ए से ई, तो ये आपका स्वर है, तो स्वर है तो एक स्थान बढ़ करके आ जा रहा है, इसलिए इसका ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। आई से ओ, आई से ओ, यहां देखिए आप आई से ओ दिखाई दे रहा है आपको, तो आपने कहा एक स्थान बढ़ करके आ रहा है। और आर से टी, RST, तो ये भी हो गया आपका प्लस का 2। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि मैं BENC और H को क्या लिखूंगा। अब इसको क्या लिखे जाएगा, तो सीधी सी बात है, बी जो है आपका BCD, इसको मैं D लिखूंगा, ऑप्शन के अनुसार अभी चारों ऑप्शन खींच रहे हैं। ई को क्या लिखूंगा, एक अक्षर आगे आई लिख दूंगा। एन को क्या लिखूंगा, तो NOP आपका P आ जाएगा, NOP। तो अब इस प्रकार से देखो DIP 3 ऑप्शन में चल रहा है। इसी प्रकार से सी को क्या लिखूंगा, CD और फिर उसके बाद E, CD और E, प्लस का 2, यहां प्लस का 2 चलूंगा, यहां प्लस का 2 चलूंगा, यहां प्लस का 2 चलूंगा। H से क्या चलूंगा, HIJ, तो आपका J प्लस का 2 चलूंगा। तो इस प्रकार से DIPEJ इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतीक, अब देखो दिशा और दूरी, ठीक है, आपका दिशा और दूरी का सवाल है, डिस्टेंस और डायरेक्शन का सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर परीक्षाओं में इस तरह के सवाल रहते हैं।
प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर पूरब की ओर 40 मीटर जाता है। उत्तर पूरब की ओर 40 मीटर जाता है। आप सब जानते हो, अगर मैं फिगर की बात करता हूं तो ये दिशा जो है ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। अब वो कह रहा है कि प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर पूरब की ओर 40 मीटर जाता है। उत्तर पूरब की ओर 40 मीटर जाता है। उत्तर पूरब कहां होगा, ये वाली दिशा में होगा ना उत्तर पूरब, तो इस दिशा में लेकर के चलता हूं मैं, यहां पे पॉइंट बना लेता हूं। उत्तर पूरब की ओर ये कितने मीटर जाता है, 40 मीटर जाता है, मैंने लिख दिया 40 मीटर जाता है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद वो पूरा बाएं मुड़ता है। अब इसका यहां से बाएं मुड़ना है, ठीक है, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। मैंने कहा ये बाएं मुड़ गया और ये 30 मीटर चला गया, बाएं मुड़ गया और कितने मीटर चला गया, 30 मीटर चला गया। फिर उसके बाद कहता है फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर से यहां से बाएं मुड़ना है, इसको फिर से बाएं मुड़ना है, इधर को बाएं होगा, बाएं मुड़ता है, फिर से वो बाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। कितने मीटर जाता है, 40 मीटर, ये चला गया 40 मीटर। तो फिर से बाएं मुड़ा और कितने मीटर चला गया, 40 मीटर चला गया। अब इसके बाद कहता है फिर वो बाएं मुड़ता है, अब यहां से फिर से बाएं मुड़ना है, तो फिर से बाएं मुड़ेगा तो इधर को आएगा, बाएं मुड़ता है और 60 मीटर जाता है। कितने मीटर जाता है, तो आपने कहा ये 60 मीटर जा रहा है, ऐसे करके ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है इस तरह से आपका जा रही है, 60 मीटर जा रहा है, तो ये 60 मीटर जा रहा है। अब इसके बाद क्या पूछता है, वह अपने घर से, उसका घर कहां था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहां से कह रहा है वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। अगर मैं ये कहूं कि ये दूरी 30 थी तो ये भी 30 हो जाएगी, 30 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। तो ये कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और अपने घर से किस दिशा में जा रहा है। तो अपने घर से वो कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल सीधे है। और ये किस दिशा में जा रहा है, अब किस दिशा में जा रहा है नहीं आ रहा समझ में, तो आप इधर पे ऐसे लाइन खींच करके ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसे समझ सकते हैं, तो नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ। तो कहां जा रहा है, ईस्ट और साउथ में, अर्थात दक्षिण और पूरब में जा रहा है। इस तरह से इसका आंसर जो आएगा कौन सा आ जाएगा, सी वाला। तो इस तरह से ये सवाल क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें यह दे रखा है कि यदि a एट द रेट ऑफ b का अर्थ है a b की बहन है, एट द रेट का अर्थ दे रखा है a b की बहन है। अब देखिए आपको इस सवाल को कैसे मैनेज करना है, और आपको कहता है कि तो p और इसका मान बताना है आपको इस क्वेश्चन में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन का पार्ट है, आप इसे अच्छे से समझें। ये एट द रेट को क्या बोलता है, आप डायरेक्ट करें, आप a एट द रेट का अर्थ है, b का अर्थ है एक b की बहन है, आप डायरेक्ट कहें कि एट द रेट का अर्थ है बहन। आप कहीं साइड में लिख ले, एट द रेट का अर्थ है बहन, बस साइड कर ले उसे, बहन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से कह रहा है हैज का अर्थ है माता, हैज का अर्थ क्या हो गया आपका माता, ये लिख लेंगे आप। इसके बाद बोलता है कि स्टार का अर्थ है पिता, स्टार का अर्थ है पिता, बस ये हो गया। और देखो ध्यान दीजिएगा, इनको पढ़ने का तरीका क्या होता है। अब जैसे मैंने आपसे बताया, मैंने कहा P दे रखा है स्टार, Q आपका एट द रेट ऑफ, आपका R हैज और आपका S, ये आपको दे रखा है। अब आप इसमें से क्या करेंगे, जहां जहां पर जो जो चीजें हैं उनको वहां पे लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका पिता, कुछ नहीं करना है, वहां से पॉइंट पकड़ा, उतार करके साइड करा, जैसा दिया है वैसा लिख दो। एट द रेट की ओर पर क्या आ जाएगा बहन, और हैज की जगह पर क्या आ जाएगा आपका माता। अब आपको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, पढ़ने का तरीका जो रहेगा, इसको पीछे से आगे की तरफ पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे, पीछे से आगे की तरफ। जब ऐसा हो ए बी की बहन है तो इसका अर्थ है बी की बहन है ए, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे एस की माता है आर। अब हम बनाएंगे इसे, एस की माता है, एस की माता है आर, एक पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा है, एस की माता है आर, एक पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा है, ठीक हो गया। एस की माता है आर, साइन भी दे देंगे, निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। आर की बहन है क्यू, आर की बहन है क्यू, ये हो गया आर की बहन है क्यू, हमने इसे भी निगेटिव पॉइंट दे दिया, आर की बहन है क्यू। और क्यू का पिता है पी, क्यू का पिता है आपका पी, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। आप पॉइंट यहां पे भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस और माइनस, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, अब पढ़िए, ऑप्शन दे रहा है एस का पिता है पी, एस का पिता है पी, तो एस दो पीढ़ी का गैप, एक तो 1 और उसके बाद 2, दूसरी पीढ़ी पे जाकर के मिल रहा है, तो पिता तो कभी नहीं होगा, ठीक है। एस का पिता है पी, ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। एस का पुत्र है पी, एस का पुत्र है पी, तो देखिए एक पीढ़ी दो पीढ़ी, ये पुत्र भी नहीं बनेगा, ठीक है। एस का दामाद है पी, एस का दामाद है पी, दो पीढ़ी ऊपर दामाद भी नहीं बनेगा, ठीक हो गया। तो एस के दादा या नाना, एस के दादा या नाना जो है वो आपका पी है, एस के दादा या नाना पी है, ये आपका बिल्कुल सीधी सी बात है, एस के दादा या नाना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि निगेटिव है वैसे दादा क्या कहते हैं नाना होंगे, तो एस के नाना है आपका कौन, क्या कहते हैं पी। तो इसके लिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका डी वाला जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह से इसकी शैली बनेगी और इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षर को छोड़कर 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। अब जो शर्त है कि अंग्रेजी वर्णमाला आप सब जानते हो ABCDEFGHI,
पहले और अंतिम वर्णाक्षर को छोड़ दें, आप भी छोड़ दें, तो आप स्टार्टिंग करेंगे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और उसके बाद वाई। आपने कहा कि छोड़ देना है सर पहला और अंतिम वर्ण, ठीक है, पहला और अंतिम वर्ण आपको छोड़ना है, ठीक हो गया, छोड़ दिया। फिर क्या शर्त कह रहा है, एक एक लाइन पढ़ करके शर्तों में बांट, 4 भागों में बांटा जाता है। अब टोटल आप सब जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 2 निकल गए तो कितने बचे आपका 24। अब 24 को बांटना है तो 6 चौक 24, 6 के हिसाब से बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, एक बाटा 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक भाग को, एक एक पॉइंट को समझो, 4 भागों में बांटना है, प्रत्येक भाग को रिवर्स करिए, प्रत्येक भाग को, पहला भाग ये है, रिवर्स करो जरा, जी एफ ई डी सी डी और आपका क्या कहते हैं डी और उसके बाद आपका सी और बी रिवर्स हो गया। अगला भाग रिवर्स करें, एम एल के जे आई और एच, अगला भाग रिवर्स करें, एस आर क्यू पी ओ और एन, अगला भाग रिवर्स करें, वाई एक्स डब्ल्यू वी और यू और टी, रिवर्स कर दिया। अब आपसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाग को रिवर्स करा जाए, ये हिस्सा बायां हो गया, ये हिस्सा दायां हो गया। अब आपसे कह रहा है कि बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर निकालना है, तो बाएं से 18वां अक्षर गिनना है, तो 6 ये हो गए, ठीक है, 6 ये हो गए 12 और 6 क्या हो गए 18। तो आपका बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या आएगा आपका एन आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाएं से 18वां, 6 ये हो गया, 6 ये हो गया 12 और 6 क्या हो गया 18। तो इस तरह से हमने इस चीज को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो एक ये प्रश्न है कि यदि 1990 में वर्ष का प्रथम दिन सोमवार था तो 1 जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये डेट और टाइम का सवाल आ गया। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं और आप इसे बनाएं और बनाने के बाद मेरे कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जब मैं आपका इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, इसे समझाऊंगा भी, और हो सके उससे पहले ही आप लोग इसका आंसर क्या कहते हैं मुझे सेंड बॉक्स में भेजें और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको ये चीजें और ये व्यवस्थाएं अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे से ज्यादा जुड़ें, इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने साथियों से बताएं। और हम बहुत जल्दी एक सिलेबस के माध्यम से मैथ को पढ़ते हुए देखेंगे, रीजनिंग को पढ़ते हुए देखेंगे। इसी प्रकार से उत्तराखंड के विभिन्न चीजों को हम एक व्यवस्थित क्रम में अच्छे से मेंटेन करते हुए पढ़ते हुए देखेंगे, तो ज्यादा से नई चीजें आपके साथ प्रेषित कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।